सो ट्यूबरकुलोसिस, इसे नॉर्मल शॉर्ट में टीबी भी हम लोग बोलते हैं। ये कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये जो टॉपिक है, ये जो डिजीज़ कंडीशन है, इसलिए भी एग्ज़ाम में 2025 या 2026 में आने की चांस है। बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी ये हो क्या रहा है मेडिकल फील्ड में अगर इंटरेस्ट रखते हो तो पता होना चाहिए कि 2025 में इंडिया का गोल था कि इसे इरेडिकेट करना है। बट अभी मैं नवंबर में आ गई हूँ, मतलब ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। और ऐसे देखे WHO का तो शायद उसका 2035 में है। तो क्योंकि इरेडिकेट करना था, नहीं किया गया, या फिर बहुत ज़्यादा इस पे काम हो रही है, तो आपसे ये पूछा जाएगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होंगे, ज़्यादातर प्रोफेसर जो भी क्वेश्चन सेट करेंगे, वो तो इसके बारे में जानते रहेंगे। और अभी बच्चे को पता है कि नहीं पता है, वो ज़रूर देंगे। सो इसे बहुत अच्छे से हमें देखना है। बस मेरा कहने का मतलब इतना ही है। सो ट्यूबरकुलोसिस को नॉर्मल हम लोग टीबी भी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज है। किसकी द्वारा होता है? वेरियस स्ट्रेन जो माइकोबैक्टीरिया का है। ये अगर आप और अच्छे से जानना चाहते हो कि कौन कौन सा होता है, तो माइक्रोबायोलॉजी में स्पेसिफिक जो है वो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में लिखने को बोला था। वहाँ मैं क्वेश्चन बैंक जो दी हूँ उसमें आपको इंक्लूड करके दी हूँ, तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। बट नॉर्मली जो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है इन सब में से, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में आप इतना ही जानो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की वजह से ये जो है वो टीबी ज़्यादातर देखने को मिलता है। ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन यूजुअली अटैक द लंग। किसको अफेक्ट करता है? लंग्स को। बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट ऑफ बॉडी। क्योंकि अभी ही जो हमारा पॉट स्पाइन था वो हम लोग देख के आए हैं। यहाँ हम लोग जैसे देखें कि लंग को अफेक्ट करेगा, तो लंग के पास ही ब्लड आ रहा है, उसमें इजीली जब चला जाएगा तो जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा वो वहाँ वहाँ अफेक्ट कर सकता है। नॉर्मली लंग्स में देखने को मिलता है। कितने टाइप के ट्यूबरकुलोसिस होते हैं? तो प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये जो है अभी आपके अंदर या मेरे अंदर किसी के अंदर भी हो सकता है। ये 95% जो भी इंडिया के पर्सन है उनमें ये देखा जाता है कि कभी एक्सपोज हो गए या फिर, बट आप बोलोगे कि मेरे अंदर तो ये सिम्टम नहीं है, तो ये नॉर्मल होता है। क्योंकि इसमें जो है वो प्रोसेस पैथोफिजियोलॉजी में बताऊंगी कि लेटेंट हो जाता है। और यही है, इम्यून जब वीक हुआ तो ट्यूबरकुलोसिस जो भी बैक्टीरिया है वो सिम्टम सारा शो करने लगता है। सो क्या है? इज द फॉर्म ऑफ डिजीज that develop in a previously unexposed and therefore insensitive person। अनसेंसिटिव पर्सन का मतलब क्या है कि उसके अंदर है, इम्यूनिटी की वजह से हम लोग सेंसिटिव होते हैं, बट हमारा इम्यून मतलब वहाँ पे ऐसी प्रोसेस हो रखी है, क्या हो रखी है, क्यों इनसेंसिटिव है वो बताऊंगी। सो उसके लिए उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, वो हमारे बॉडी को कुछ नहीं कर सकता है। इट इज़ अ इनिशियल इन्फेक्शन कैरेक्टराइज बाय गॉन कॉम्प्लेक्स। इसमें बनता है पहला जो लीजन बनता है टीबी बैक्टीरिया की वजह से, उसी को हम लोग गॉन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या है गॉन कॉम्प्लेक्स ट्यूबरकल? पैथोफिजियोलॉजी में आप अच्छे से समझ पाओगे। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी, या फिर इसे पोस्ट प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? पोस्ट प्राइमरी नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्राइमरी हुआ था, अगर कोई मतलब आप में ऐसा इम्यूनिटी से वीक हुआ जिसकी वजह से सेकेंडरी भी आ गया। इट इज मे फॉलो शॉर्टली आफ्टर प्राइमरी ट्यूबरकुलोसिस, बट मोर कॉमनली इट अराइज फ्रॉम द रीएक्टिवेशन ऑफ डॉर्मेंट प्राइमरी लीजन। ज़्यादातर ये इसीलिए देखने को मिलता है बिकॉज जो छुपा हुआ प्राइमरी में पता नहीं चल पाता है, वो बाद में जाके रीएक्टिवेट, दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है प्राइमरी लीजन, जो कि डिकेट्स बता रहे हैं कि मतलब बहुत दशक बाद भी ऐसा हो सकता है। आफ्टर इनिशियल इन्फेक्शन, की एक बार आपको इन्फेक्शन हुई थी, वो बाद में जाके जो है वो छुप गया है, डॉर्मेंट है, बहुत लंबे समय के बाद भी अगर आपका इम्यूनिटी ये सब वीक हुआ तो ये देखने को मिलेगा, जो कि सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। और मेन सिम्टम यही देखने को मिलता है, इसी से ज़्यादा लोग अफेक्टेड रहते हैं। कुछ मिलियरी भी आता है जिसमें अदर जो भी ऑर्गन है वो अफेक्ट होते हैं, उसको बोलते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, जैसा कि मैं आपको बताई थी कि जो इन्फेक्शियस डिजीज है, जो ट्यूबरकुलोसिस सब पढ़ोगे उसमें कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा, वही एग्जामिनर खोजते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा और हम लोग अगर प्रोसेस समझे, जो कि आप ये कम्युनिटी में पढ़ोगे, तो ट्रायड इसमें देखा जाता है, जो कि एक कम्युनिकेबल डिजीज करवाने में 3 चीज़ों का मेन फैक्टर है। एक एजेंट, जो कि जो भी बैक्टीरिया वायरस ये सब हो गया। एक होस्ट, जिनके अंदर होना है, मतलब जो अफेक्ट होंगे डिजीज कंडीशन से, उनकी इम्यूनिटी कैसी है, अगर वीक रहा तो होने के चांसेस रहते हैं। साथ ही साथ इन्वायरमेंट, कम्युनिकेबल डिजीज में
रोल प्ले करता है। कई जो होते हैं वो स्पेसिफिक इन्वायरमेंट की वजह से, लाइक सर्दी में ज़्यादातर कम्युनिकेबल ये सब देखने को मिलता है। तो हर एक डिजीज कंडीशन में ये सब हमें देखना होता है। तो मेन हम लोग देखेंगे, सब में सारा चीज़ हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग एडल्ट हेल्थ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं होस्ट फैक्टर, कि होस्ट फैक्टर क्या होता है। मीन्स कि जिनमें डिजीज कंडीशन होगा, जो पेशेंट, ऐसा आप समझ लो जो पेशेंट बनने वाला है उसके लिए। तो एज ज़्यादातर किन में होता है, तो ये कोई भी एज किसी को भी अफेक्ट कर सकता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर एडल्ट हो या फिर कोई बुढ़ा पर्सन या फिर कोई भी ओल्डर पर्सन है। सेक्स अगर देखें तो ये ज़्यादातर मेल में होता है दैन फीमेल। आप पूछोगे क्यों मैम, क्योंकि वो जो भी स्मोकिंग के ज़्यादा रहते हैं तो ये इम्यूनिटी ये सब सप्रेस होना, ऐसे ही लंग्स को वीक किए हुए रहते हैं, तो ज़्यादा उनमें चांसेस होती है। हेरिडिटरी अगर देखें, एक जैसे कोई भी डिजीज कंडीशन होता है तो अभी तक आप पढ़ के आए हो कि ये हेरिडिटरी है, तो इसमें हेरिडिटरी का कोई नहीं है कि हाँ मतलब पहले पेरेंट्स को था तो इनको ही हेरिडिटरी का, इसमें कोई चांसेस नहीं रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चैन ऑफ जो इन्फेक्शन पढ़ाई थी मैं, तो ये ट्रांसमिट कैसे होगा, लाइक इसको जैसे एक को बिहार से अगर रांची जाना है तो वो कैसे जाएगा, तो ये ड्रॉपलेट के थ्रू जाता है। इन्फेक्शन जनरेटेड जो क्या स्पूटम या फिर पॉजिटिव जो पेशेंट इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब ये ड्रॉपलेट क्या है, स्नीजिंग के थ्रू जो छोटा छोटा ड्रॉपलेट जो ईयर में रह जाता है, अगर उसे वो ईयर में बेसिकली वो है, अगर कोई इनहेल कर लिया, तो जिनके इस ड्रॉपलेट में माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जिनमें इनहेल करेगा वो इसको भी हो जाएगा। तो ज़्यादातर ड्रॉपलेट की वजह से ही होता है। इंक्यूबेशन अगर पीरियड देखें, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड का नॉर्मल से आप समझिएगा, इसमें टर्म कुछ कुछ ऐसे आते हैं जिससे जानना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन किसी पेशेंट में गया इन्फेक्शियस एजेंट, उस दिन से सिम्टम शो करने में जितना टाइम लगाएगा, सिम्टम ऐसे शो ये नहीं करेगा जब तक कि कॉलोनी ना बनाए। तो ये इसे थोड़ा प्रोसेस लगता है, अपनी कॉलोनी बनाता है, फिर जाके अटैक करता है। जैसे कि दुश्मन आए, पहले वो सारा घर वर देख लिए कि मतलब वो पर्सन कहाँ रहता है, कितने पर्सन हमें चाहिए। तो उसी तरह से ये माइक्रोब्स का है, हमारे सही खाना पीना लेके ये सब चीज़ कर लेगा, तब जाके हमारे अंदर सिम्टम देखने को मिलती है। तो वो जाने से लेके सिम्टम दिखाने तक, किसी में 3 वीक, किसी में 6 वीक्स, तो अप्रॉक्स हम लोग 3 से 6 वीक लेते हैं। कुछ रिस्क फैक्टर हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कॉजेज तो हम लोग देख लिए, इसमें कॉजेज तो आप देखें कि जो बैक्टीरिया उसके द्वारा हो रहा है, बट किन में होगा ज़्यादा चांसेस। अब रिस्क फैक्टर में कि ज़रूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, बट ज़्यादातर इनमें देखने को मिलता है। उन्हीं में देखने को मिलेगा जिनकी इम्यूनिटी वीक हो, जैसे कि एड्स हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, एक्सट्रीम ऑफ एज, या फिर एल्कोहलिज आप बोलोगी कैसे होगा, कैसे इम्यूनिटी वीक करेगा। इसमें ज़्यादातर आप अगर डीप जाते हो तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से मतलब ये हार्म होने लगती है, तो ये भी लीड कर देगा। हेल्थ केयर वर्कर, कॉन्टैक्ट विथ एक्टिव हेल्थ केयर वर्कर तो ज़्यादातर पास में ही रहते हैं, तो इनमें तो चांस बढ़ ही जाती है कि कहीं ड्रॉपलेट के थ्रू ये सब आ गया कि क्या। कॉन्टैक्ट अगर टीबी के केस से आप डायरेक्ट हो रहे हो तो उनमें चांस बढ़ जाएगी, क्योंकि कहीं मतलब चांस रहेगा उनमें फैलने का। प्रोलॉन्ग अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोई लेता है जिससे कि इम्यून सप्रेस हो जाती है, तो उनमें चांस हो रहती है। इमिग्रेंट, वही जो मैं बताई कि जो भी फॉरेनर है, अगर वो इंडिया के कोई ऐसे जगह पे घूमने आए, या फिर इंडिया के कोई मतलब अदर कंट्री में आप जा रहे हो, तो ऐसे जगह पे चले गए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डिजीज कंडीशन फैला हुआ था, तो फिर ज़्यादा रिस्क रहती है कि उनको भी ये हो जाएगा। हॉटकिन लिम्फोमा में ये अगर आप हॉटकिन लिम्फोमा के बारे में आप जानना चाहते हो तो ब्लड वाले, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सो इसमें होगा क्या, इसमें कैसे हो जाएगी, हमें पता है कि इसमें जो बी सेल है, उस ये सेल मीडिएटेड जो भी सेल है वो अफेक्ट रहता है, इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से इम्यूनिटी तो अल्टीमेटली मतलब कम होगा ही होगा, जिसकी वजह से देखने को इनमें मिलता है। डायबिटिक में हमें पता है कि इम्यूनिटी वीक होती है। तो ज़्यादातर ये जो सब्सेप्टिबल हैं, जो मतलब जिनमें ज़्यादा रिस्क है, उन्हीं लोगों में जिनका इम्यूनिटी, क्योंकि हमारे पास अगर वॉरियर बाहर से, पाकिस्तान से अगर इंडिया में अटैक करे तो वॉरियर सैनिक है, बट सैनिक को अगर कुछ हो जाए या फिर सैनिक वीक हो, तभी चांस है कि इंडिया पे कोई अदर घुस पाएंगे। उसी तरह से बस हमारे बॉडी को समझना है कि हमारा इम्यूनिटी है, बट अगर अदर रीजन से वो कम जा रहा है तो ये हमारे बॉडी पे अटैक करेगा, सिम्टम देखने को मिलेगा। पैथोफिजियोलॉजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट
इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग किया, फिर कुछ भी बात करने से वो बाहर आई इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू। ये जो है वो इन्हेलेशन और टीबी बैसिलाई, मतलब एक नॉर्मल पर्सन उसे इनहेल किया, इनहेल करने के बाद उसके जो है वो लंग्स में ये इंटर कर जाएगा, पर्सन है इनहेल किया, इसके लंग्स में जो है वो इंटर करेगा। मल्टीप्लिकेशन लंग्स में ही होगा। एक बात और कि ये ऊपर की ओर ज़्यादा रहता है, इसीलिए आप सेट वेट मारोगे तो VQ रेशियो देखने को मिलता है। V शो करता है वेंटिलेशन और Q जो है वो परफ्यूजन। सो यहाँ पे जो VQ रेशियो है वो इंक्रीज रहता है। ऐसा क्यों कि मतलब इस अपर वाले पार्ट में यहाँ पे ही पर ये ज़्यादा क्लोराइज होगा, क्योंकि अगर इधर करेगा तो ब्लड के थ्रू जो भी इम्यून सेल है उसी में रहते हैं, तो इसको मारने की ज़्यादा चांसेस रहेगी। और जब तक ये कॉलोनी बनाएगा नहीं तब तक तो स्प्रेड करेगा नहीं। तो जहाँ पे VQ रेशियो ज़्यादा होता है वहाँ पे अफेक्ट करता है, मीन्स कि लंग्स के अपर पार्ट में ये कॉलोनाइज होगा, फर्स्ट टाइम पे मल्टीप्लिकेशन होगा इसका। नेक्स्ट आता है इम्यून सिस्टम सराउंडेड इन्फेक्टेड एरिया विथ अ न्यूट्रोफिल एंड एल्वियोलर मैक्रोफेज। तो ये जो यहाँ पे मतलब ये कोलोनाइज कर रहा है, यहाँ पे जो ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रोफिल्स है सब, एल्वियोलर मैक्रोफेज, जो कि कहीं भी इन्फेक्शन होता है तो नॉर्मली ये आता ही आता है, इसको जो है वो सराउंड कर लेते हैं। सो नेक्स्ट आता है अ लीजन कॉल्ड ट्यूबरकल या फिर टीनिया स्फेरिकल ग्रैनुलोमा इसे बोलते हैं, वो क्रिएट हो जाता है। ये जो आया था टीबी का बैक्टीरिया, वो जो अफेक्ट किया उसको जो हमारे इम्यून सिस्टम है, न्यूट्रोफिल मैक्रोफेज, उसे सराउंड कर लेते हैं। उसके अंदर मतलब जो सराउंड किए उसे हम लोग ट्यूबरकल बोलते हैं या फिर प्राइमरी ग्रैनुलोमा बोलेंगे। ये जो है वो सील्ड ऑफ हो जाता है इसी के अंदर बैक्टीरिया जो है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से ये कैप्चर मतलब इस तरह से सील करके रखा, ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन हुआ कि बैक्टीरिया इसी के अंदर रह जाते हैं। बैक्टीरिया विद इन द ट्यूबरकल बिकम डॉर्मेंट, मतलब ये इसके अंदर ट्यूबरकल के अंदर ये जो ट्यूबरकल बना है, या तो इसके अंदर मर जाएंगे, मतलब स्पेस नहीं दे रहा है, या फिर इसके लिए ऐसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा जिसकी वजह से मर जाता है, या फिर कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि डॉर्मेंट हो जाते हैं, मतलब कि वो छुपे हुए रहेंगे कि अभी तुम हमें ऐसे करके रखे हो, जैसे ही मतलब जैसे ही फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा दोबारा से मैं एक्टिवेट होकर तुमको मैं देख लूँगा। तो ये तो डॉर्मेंट है, या फिर मतलब सीधा ये डाई कर गया। तो होता क्या है कि प्राइमरी ट्यूबरकल हील हो जाती है, अस्कारे सब का फॉर्मेशन हो जाता है। जो ये मतलब फाइब्रस अस्कारे सब बने, वहाँ पे कैल्सिफाइड सब कैल्शियम में सभी आके लीजन के पास जो आ जाएगा, अस्कारे सब बन गया, उसको हम लोग प्राइमरी ट्यूबरकल्स या फिर गॉन ट्यूबरकल्स बोलेंगे। नॉर्मली जो मैक्रोफेज है उसको हम ट्यूबरकल बोल रहे थे। यहाँ पे जो कैल्सिफाई है सब वो अस्कार बन गया, जो लीजन पूरी तरह से हील हो गया। हमारा बॉडी का यही काम है कि किसी चीज़ को हील कर देता है, तो जो हील हुआ उसे गॉन ट्यूबरकल बोलते हैं। कैल्सिफाइड जो हुआ है उसे रैंक की कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ये आप याद रखिएगा। और नॉर्मल गॉन फोकस या फिर जो भी गॉन ट्यूबरकल, ये एक ही चीज़ है, दोनों एक ही बात है। कहीं पे आपको गॉन फोकस भी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हो तो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि गॉन कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, जब जो है वो लिम्फोइड जो भी इन्वॉल्व हो जाए तो उस गॉन फोकस ना करके गॉन कॉम्प्लेक्स भी बोलने लगते हैं। कैल्सिफाइड रहा तो उसे रैंक कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये नॉर्मल बता दी हूँ, यूनिवर्सिटी के लिए नहीं, बेसिकली सेट वेट मारते हो तो वहाँ पे ये देखने को मिलता है। सो बस इसमें यही याद रखना है कि ये बन गया है प्राइमरी में कंटेन लिविंग बैसिलाई। अब इसमें डाई कुछ तो मर गए हैं, कुछ तो डॉर्मेंट है, कुछ बैसिलाई किसको बोला जा रहा है, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो रॉड शेप का होता है। माइक्रोबायोलॉजी आप याद करो तो इसीलिए बोल रहे हैं कि कुछ जो है वो जो बैसिलाई है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो लिविंग रह जाता है इसमें। जो डॉर्मेंट लिविंग है बैक्टीरिया कैन बी बिकम एक्टिव कॉजिंग री इन्फेक्शन एंड एक्टिव डिजीज। जैसे ही उन्हें फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलेगा वो दोबारा, जैसे कि इम्यून हमारा कंप्रेस रहा तो वो दोबारा एक्टिवेट हो जाएगा और ट्यूबरकुलोसिस के सारे सिम्टम देखने को मिलेगा। इसी को हम लोग सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस बोलेंगे। जब लंग्स भी पूरी तरह से अफेक्ट हो जाता है, जब वो ब्लड वेसल में चला जाएगा तो उसे मिलियरी बोलते हैं, जो कि हम लोग आगे देखें। सो इसमें आपको कुछ नहीं याद करने की जरूरत है। बैक्टीरिया गया एक पर्सन में, लंग्स के पास गया, वहाँ पे वो मल्टीप्लाई कर रहा था, तो जो मैक्रोफेज से जो भी न्यूट्रोफिल था वो वहाँ पे जाकर ट्यूबरकल बना लिया, इसे सील कर लिया, जिसकी वजह से कुछ मर गए, कुछ डॉर्मेंट रह गए। तो ये यहाँ पे जो है वो पेशेंट जो है वो कोई भी डिजीज नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। प्राइमरी की कंडीशन में है, प्राइमरी की कंडीशन में धीरे धीरे क्योंकि वहाँ पे लीजन जो बनी है वो हील हो जाता है, स्कारे से बच जाएगा। नॉर्मल हमारे बॉडी का जो फिनोमिना है, जब ये चीज़ें उनकी इम्यूनिटी सप्रेस होगी तो दोबारा से ये
जो डॉर्मेंट था, छुपा हुआ था, वो एक्टिव हो जाता है, जो कि ज़्यादातर वही सेकेंडरी ट्यूबरकुलोसिस सारे पेशेंट में सिम्टम देखने को मिलते हैं। होपफुली पैथोफिजियोलॉजी आपका क्लियर रहा होगा। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं। तो जनरल सिम्टम में तो क्योंकि इन्फेक्शन से तो लो ग्रेड फीवर रहेगा, एनोरेक्सिया रहेगी, भूख नहीं लगेगा क्योंकि इन्फेक्शन की कंडीशन में जीआई सिक्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। वेट लॉस होने लगेगी, अब खाना नहीं खाएगा तो वेट तो लॉस होगा, साथ ही साथ उन्हें अब खाना नहीं खा रहा है, भूख नहीं लग रही है, तो एनर्जी कहाँ से मिलेगा, तो लेथार्जी भी फील होता है। स्पेसिफिक सिम्टम जो कि रेस्पिरेटरी से देखने को मिलेगा वो है कफ रहेगा, हिमोप्टाइसिस मतलब कि ब्लड में, मतलब स्पूटम में ब्लड का दिखना, उसे हम लोग हिमोप्टाइसिस बोलते हैं। तो ये देखने को मिलेगा क्योंकि वहाँ पे अफेक्ट कर रहा है ना, लीजन बना रहा है ना, तो जब वो कफ करेगा तो वो उसके साथ ब्लड भी आएगा। डिस्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग रहेगी। अब कफ क्यों रहता है ये आप पूछोगे, तो परसिस्टेंट जो है फॉर अ वीक एक्सपेक्टोरेंस, और कफ का ये भी है कि इरिटेट करेगा, तो जिसकी वजह से जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो पूरा जो एयरवे है उसको ये इरिटेट करता है, जिसकी वजह से कफ जो ज़्यादा सिक्रेट होने लगता है। अब इसमें एक्सपेक्टोरेशन कि परसिस्टेंट अगर रहा तो एक कि फोर्स लगाना पड़ता है और वो कफ जो है वो देखने को मिलता है। वही परसिस्टेंट कफ रहना ही ट्यूबरकुलोसिस बोल जाते हैं। एक पेशेंट में तो नॉर्मल भी हम लोग जानते हैं कि फ्लू हुआ, कुछ भी चीज़ें होगी तो कफ तो देखने को मिलेगा, तो नॉर्मली ट्यूबरकुलोसिस तो उसे नहीं बोल देते हैं। अगर बहुत ऐसे बोला जाता है कि बहुत दिनों से आपको खांसी है, तो नॉर्मली आपको भी ये एजुकेशन दिया गया होगा हेल्थ केयर के द्वारा कि तब आपको चेक करवाना चाहिए अपने स्पूटम का, फिर वही जो चेक आगे हम लोग देखेंगे वो करवाना चाहिए। ये स्पेसिफिक सारा सिम्टम है कि आपको खांसी बहुत लंबे समय से है, खांसी में ब्लड आ रहा है जिसे हम लोग हिमोप्टाइसिस बोलते हैं, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, तो ये सब सिम्टम हो सकता है कि आपको ट्यूबरकुलोसिस हो। नेक्स्ट हम लोग डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन देखते हैं। तो सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री की हिस्ट्री लो गया कि क्या आप कहीं पे घूमने गए थे, जो भी आपका इम्यूनिटी मतलब पहले से कोई डिजीज कंडीशन है, जो ये सारा चीज़ें। फिजिकल एग्जामिनेशन करोगे, हेड टू टेस्ट जो भी सिम्टम है आपको देखने को मिलेगा। ट्यूबरकल स्किन टेस्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, जिसे मॉन्टेक्स टेस्ट भी बोलते हैं। 5 मार्क्स में पूछता है और जिसे हम लोग समझ के आए हैं माइक्रोबायोलॉजी में, तो हमारे लिए आसान है। ट्यूबरकल बैसिला एक्सट्रैक्ट प्यूरिफाई प्रोटीन, इसमें डेरिवेट पीपीडी रहता है जो कि इंजेक्ट किया जाता है आईडी इंट्राडर्मल इनर एस्पेक्ट जो 4 आर्म का है वहाँ पे। कितना ml इंजेक्ट करना होता है, 0.1 ml ऑफ जो हमारा पीपीडी है प्रोटीन, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेट, इसे हम लोग 0.1 ml ये इंट्राडर्मल देते हैं और 40 से 72 आवर जो है वो छोड़ देते हैं। मतलब ये डिनोट करता है मतलब स्पेसिफिक रिएक्शन जो भी होगी, क्योंकि पहले जाएगा मतलब जो भी इम्यून सेल है बुलाएगा तभी वहाँ पे इम्यून रिएक्शन होती है। ये क्या बोल रहा है कि 0 से अगर 4 mm रहा, ये नापा जाता है, वहाँ मैं दिखाई थी फिगर के साथ। तो अगर 0 से 4 इस तरह से ऐसे जो वहाँ पे लीजन बना उसे मापा जाएगा। 0 से 4 mm रहा तो वो कोई भी मतलब निगेटिव माना जाएगा, कोई भी सिम्टम नहीं है। अब ऐसा क्यों मान लिया जाता है कि हो सकता है कि मतलब प्राइमरी तो बहुत लोगों में होती है ना, तो कुछ जो है वो रिएक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन क्यों हो जाती है, पहले आप ये समझो, इम्यून जो नहीं पढ़ के आए हैं, क्योंकि इतना जल्दी जैसे हम लोग देखें कि नॉर्मल अगर किसी के अंदर जाएगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस तो वो 3 से 6 वीक्स लग जाएगा, बट हम लोग क्या बोल रहे हैं कि 48 से 72 आवर में ही हमें सिम्टम देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कब होगा, जब हमारा इम्यूनिटी पहचान के रखा है, उससे लड़ रहा है, तभी बोल रहा है कि दोबारा भी दुश्मन आ गए तो बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर जाएगा। तो वही यहाँ पे होती है। सो मॉन्टेक्स टेस्ट से हम लोग को पता चल जाता है। अभी तो क्योंकि रिवाइज बहुत सारा आ गया है तो ऐसा बोला जा रहा है कि मॉन्टेक्स टेस्ट से मतलब एडल्ट में हम लोग पता नहीं कर सकते, आगे सारे से बहुत सारा टेस्ट आ गया है और बहुत रिवाइज वे में हमें कम्युनिटी हेल्थ में बहुत डिटेल से और भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट आता है, अगर 5 mm या फिर ग्रेटर आप माप रहे हो, लीजन आपको देखने को मिल रहा है, रिएक्शन देखने को मिल रहा है, तो वो मे बी सिग्निफिकेंस है कि हाँ चांसेस है कि इनमें रहेगा। अगर 10 mm या फिर उससे भी ज़्यादा है तो ये मतलब ऑफकोर्स इन्हें है ट्यूबरकुलोसिस है, ऐसा बोला जाता है कि ये मोर सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग चेस्ट एक्सरे करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर विजिबल जो सब बना था लीजन वो देखने को मिलता है। स्पूटम कल्चर टेस्ट करेंगे, कंफर्मेटरी माना जाता है। एसिड फास्ट जो है ये एसिड फास्ट है,
इसके लिए जो ग्राम स्टेनिंग होती है वो पढ़ा के आई हूँ मैं। तो ये सब आपको स्पुटम से ही पता चल पाता है, वो स्पुटम कल्चर करने से। इसके बाद एक है क्वांटिफेरॉन टीबी गोल्ड टेस्ट, अभी जो है ये आया है और बहुत सारे टेस्ट है अभी। सो इसमें क्या होता है कि इट ब्लड टेस्ट विच परफॉर्म डिटेक्ट एक्टिव या फिर कौन सा ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि कई लोगों में छुपा हुआ है, कई लोगों में प्राइमरी बहुत सारे हैं, तो वो ये बता देता है। इसमें वेन से जो है वो ब्लड ड्रॉ किया जाता है और एंटीजन मतलब उस ब्लड में डाला जाएगा और इसके बाद जो है वो मतलब टी सेल जो उस ब्लड में है वो कुछ रिलीज करना है, इंटरफेरॉन ये सब उससे पता कर पाते हैं। उतना डिटेल में हमें नहीं जानना है, बट आप ध्यान रख लीजिएगा, ऐसे एग्जाम में अभी यूनिवर्सिटी में नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। नेक्स्ट आता है ड्रग ससेप्टिबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें कि प्रोवाइड डिफिनेटिव डायग्नोसिस ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। जब भी ट्यूबरकुलोसिस का ट्रीटमेंट देते हैं तो इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई जो है वो बैक्टीरिया मतलब जो आप दे रहे हो एंटीबायोटिक उसे रेसिस्टेंट है, वो सुन ही नहीं सकता, तो उस सेंसिटिविटी हमें चेक करके ही, जैसे हमें नॉर्मल पता है कि कोई भी जब आप बैक्टीरिया का प्रॉब्लम मतलब बैक्टीरिया की वजह से कोई भी इन्फेक्शन हुआ है तो सेंसिटिविटी देख के ही दे देती कौन सी बैक्टीरिया है, उससे पहले कल्चर ये सब करवाया जाएगा, तब उसके सबके लिए अलग अलग जो ड्रग्स है वो दिया जाता है। आप पूछोगी तो क्या मैम अगर कोई ऐसे आया बहुत ही मतलब कंडीशन उनका वर्ष है तो कितना दिन में कल्चर होगी तब जाके हम करवाएंगे, तब उनको जाके जो भी एंटी बैक्टीरियल है वो देंगे, तो ऐसा नहीं है, मतलब पहले ही डॉक्टर स्टार्ट कर देते हैं, बट जैसे ही आ जाता है रिपोर्ट फिर उसके लिए स्पेसिफिक ड्रग स्टार्ट कर देते हैं। अदर टेस्ट कुछ और भी है, अदर प्रॉब्लम को रूल आउट करने के लिए ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, क्या कंडीशन है, सिटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड स्कैन, ये सब करके देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ तक है, कितना है, कोई और डिजीज कंडीशन है क्या है, ये सब देखा जाता है। अब आपको पता चल गया कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस है तो मैनेजमेंट स्टार्ट करना होगा हमें, तो हम सबसे पहले ड्रग्स देखते हैं जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, जिसमें कि हाई क्लिनिकल इफेक्टिवनेस इसमें देखा गया है। आइसोनियाज, इथाम्ब्यूटॉल, रिफाम्पिसिन, स्टेप्टोमाइसिन एंड पायराजिनामाइड, ये 5 मेडिसिन आपको याद रखना ही होगा जो कि फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है। इसे रेसिपी से आप ऐसे याद रख लीजिएगा, कहीं मतलब ये बन जाएगा RESPI। सो ये जरूर पाइप लिखिएगा। कई जो है वो बैक्टीरिया जैसे कि हम लोग देखें कि सेंसिटिविटी मतलब रेसिस्टेंट हो जाते हैं, और देखिए ये जो है अभी आप कम्युनिटी में सारा जो क्राइटेरिया बदला है वो सब अच्छे से देखोगे, फिर भी मैं यहाँ आपको बता दूंगी क्योंकि अभी आप सिलेबस जब से चेंज हुआ है वो पढ़ रहे हो, अपडेटेड चीज़ पढ़ रहे हो, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि हमसे हमेशा पूछा गया है कि मैम आप कंटेंट कहाँ से बनाते हो, तो 3 to 4 मेरे पास बुक रहता है, साथ ही साथ इंटरनेट का भी यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत चीज़ें मेडिकल में होता ही है कि आप कभी भी पढ़ना नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि बहुत अपडेट्स आते रहते हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो और अपडेटेड चीज़ें तो हमें जानना ही रहता है। सो कुछ अपडेट आई है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो इसमें क्या होता है कि जो ड्रग है वो लेना पड़ता है, मतलब पेशेंट अगर एक दिन भी छोड़ दिया ना, जैसे कि देखो एक रेसिस्टेंस का मतलब आप में भी जानते हो कि जैसे ये बैक्टीरिया है कि एक मतलब आप दे रहे थे एंटीबायोटिक अगर एक दिन पेशेंट हो जाता है ड्रग्स तो छूट जाती है, तो एक दिन भी अगर छोड़ दिया ना तो ये बैक्टीरिया अब इससे रेसिस्ट हो गया कि इसको मार रहा था, एक दिन जैसे ही छूटा ये बहुत ही पावरफुल के साथ बहुत ग्रोथ हो गया। अब दोबारा जैसे कि आइसोनियाजिड पेशेंट ले रहा था उसको अगर छोड़ दिया तो ये दोबारा आइसोनियाजिड से मारने ही गया ही नहीं, रेसिस्टेंट हो गया है। और आइसोनियाजिड का ही सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कि वो इनसेंसिटिव हो जाता है, इस ड्रग से मानता ही नहीं है। और सबके लिए इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या चीज़ें, ये बहुत बार एग्जाम में पूछता है, जो कि कम्युनिटी में मैं आपको समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। यूनिवर्सिटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लाइन ड्रग अगर इससे द यूज फॉर मैनेजमेंट ड्रग रेसिस्टेंट अगर हो गया तो हमें फिर क्या करना होगा, कौन सा ड्रग यूज करना पड़ेगा, तो ये सेकेंड लाइन में आता है कि कानामाइसिन हो गया, इथियोनामाइड हो गया, पैरा एमिनो सैलिसाइलिक एसिड हो गया, साइक्लोसेरिन हो गया, तो ये सब ड्रग आपको रट्टा मारना ही होगा, क्योंकि ये आपको एग्जामिनर का ध्यान इसी पे रहेगा। एग्जाम जब रहे तो उस टाइम पे आप याद मतलब जब भी रिवीजन करने बैठोगे तो आप देख लीजिएगा। कुछ जो कि कंपोनेंट ऑफ टीबी ट्रीटमेंट अंडर RNTCP अगर ये आप लिख देते हो तो लिटरली मैं बता रही हूँ बहुत एग्जामिनर खुश होगा। जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है, अभी ये क्योंकि बदलते रहता है, प्रोग्राम के बारे में आप SSCHN में जानोगे तो वहाँ पे जो है वो डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट की मतलब होम ट्रीटमेंट दिया जाना कि कई बार ट्यूबरकुलोसिस इतने पेशेंट है या फिर हॉस्पिटल में बेड नहीं है,
मतलब वहाँ पे ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, तो घर में ही मतलब नर्स को दिया जाना या फिर एक स्पेसिफिक डोज में सारे ड्रग को प्रोवाइड करवाना, ऑक्सीजन की नीड है तो ऑक्सीजन देना, तो ये डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट में आता है। अभी तो डिटेल से आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि कम्युनिटी में आप पढ़ोगे इस प्रोग्राम के अंदर। शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी, बहुत सारे ड्रग दिए जाते हैं। इंटरमीडिएट रेजिमेन के मतलब हमेशा उन्हें देखते रहना रहता है, चेक करते रहते मतलब करना पड़ता है कि कौन सा ड्रग ले रहा है, नहीं ले रहा है। एक भी ड्रग छोड़ दिया तो फिर वो हो सकती है रेसिस्टेंट हो जाएगा। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन जिसे डॉट बोलता होता है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे जब ट्रीटमेंट चलती है टीबी के तो देखना रहता है हमेशा। जैसे विलेज एरिया की बात करूँ तो आशा वर्कर हो गए, जो भी CHO ये सब रहेंगे वो सब देखते रहते हैं, क्योंकि एक भी दिन अगर छूटा तो होगा क्या, वो जितना आपने दिया ट्रीटमेंट वो सब फेल हो जाएगा। और नॉर्मली पेशेंट का तो यही होता है। फिर नॉर्मल भी हम लोग भी दवाई का कभी ना कभी एक आध दिन छूटना आम बात है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पे हर एक चीज़ के लिए रखना पड़ता है।